नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बांग्लादेश की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब बांग्लादेश में 2 गुटों में आपस में झगड़े शुरू हो गए और 2 गुटों में आपस में झगड़े शुरू होने का कारण क्या है? वही पुरानी बात जिसको कहते हैं ना साहब कि जब कोलैबोरेशन पहले तो होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद में फिर 2 गुट जो हैं, वो बिल्कुल आपस में झगड़ने लगते हैं सत्ता को अपने पास रखने के लिए। तो बांग्लादेश में हो क्या रहा है कि 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो जो सीआईए समर्थित है और सीआईए के समर्थन से जिसने इंटरिम गवर्नमेंट बना ली है, जिसके मोहम्मद यूनुस जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको चीफ एडवाइज़र भी किया जा रहा है और बहुत सारे दूसरे जो और भी उनके जो एडवाइज़र इत्यादि जो हैं वो साथ में बने हुए हैं। एक तो ये है और दूसरे जो हैं उनके वो हैं जो जमाते इस्लामी और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनका जो कॉम्बाइन है, वो जो ग्रुप है, वो बनाया है। अब क्या झगड़ा है? झगड़ा साहब ये है कि 2 झगड़े हैं, 2 बड़े झगड़े हैं, क्योंकि इसमें से एक और फ्रिंज ग्रुप और कूद के बीच में आ गया। वो उसका नाम है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट। तो जमाते इस्लामी और बीएनपी कह रहा है कि भई जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ और मोहम्मद यूनुस साहब का कहना है और मोहम्मद यूनुस साहब ने अपने जो हैंडलर्स हैं सीआईए के और अ, अमेरिकन, उनको ये कहा है कि साहब की कंट्री को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको 6 साल चाहिए। अब आप ये बताइए कि 6 साल कैसे काम चलेगा? लेकिन चूँकि अमेरिका की बात और सीआईए की बात जो है, वो बांग्लादेश आर्मी भी सुन रही है, तो ये तो हम मानेंगे कि भई जिस तरह से अफ़गानिस्तान में इन्होंने सेट किया था और वो हामिद करज़ई को उठा के लेके गए थे, उसको वहाँ प्रेसिडेंट बना दिया था और फिर उसको पूरा सपोर्ट दिया था। वह करीब लगभग 20 साल वो सरकार चली थी, आप ध्यान करिए। तो वो 20 साल का इसी तरह की सरकार थी वो। हामिद करज़ई भी जब आए थे तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे कि भई इलेक्शन तो बाद में करवाएँगे, पहले तो 5-6 साल साथ साथ जो है इसको सेटल करेंगे। और बांग्लादेश इतनी ख़राब स्थिति में तो था नहीं, बांग्लादेश तो बड़ा स्टेबल था। लेकिन उस स्टेबल गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान तो टोटल इंस्टेबिलिटी थी, आपको पता है वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान में आए थे तो वहाँ तालिबान का राज था। तालिबान का राज और बड़ा बर्बर राज था, उसमें सारी स्वतंत्रताएँ लोगों की छीन ली गई थी। किसी प्रकार की ना कोई इकोनॉमी थी, ना कोई शिक्षा थी, ना कोई वहाँ पर कोई हेल्थ केयर थी, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल एक मध्ययुगीन काल का एक वहाँ पर मंज़र था। यहाँ तो सब कुछ था। यहाँ तो लगभग एक स्टेबल इकोनॉमी थी जिसको जो है हमारे पश्चिम वाले जैसा कि वो करते हैं, वो प्रोपेगेंडा में बता रहे थे कि यहाँ 40% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है वगैरह-वगैरह। आप हसीना वाजेद के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये आरोप तो कतई नहीं लगा सकते कि उन्होंने किसी तरह का इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट किया था। इकोनॉमी तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाई थी। अब मोहम्मद यूनुस का कहना है कि नहीं भई सब कुछ मिसमैनेज था। मोहम्मद यूनुस जैसा आपको पता हो नोबेल प्राइज़ विनर हैं और नोबेल प्राइज़ विनर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक पोंज़ी स्कीम वहाँ पे चलाई थी, जिसको ग्रामीण बैंक कहते हैं। उस ग्रामीण बैंक में जिस प्रकार से ये आपके ये पोंज़ी स्कीम्स होती हैं, उसी तरह से वो ग्रामीण महिलाओं को लोन देके और 45% तक इंटरेस्ट लेके और जो है वो बदमाशों को एम्प्लॉय करके उनसे रिकवरी करके बड़ा स्कैंडल टाइप का था। लेकिन चूँकि वहाँ पर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था और फिर इनको जो है वो पैसा दिया गया। ऐसे लोगों को वेस्ट जो है वो पनपाता है, अपना गुलाम बनाता है, जिससे कि वहाँ की सोसाइटी में उसकी पैठ हो सके किसी के माध्यम से। तो ग्रामीण बैंक चूँकि गाँव-गाँव में फैला हुआ था, तो इनके माध्यम से जो डीप स्टेट था, इसको जो है वो फंड किया गया साहब, फोर्ड फाउंडेशन ने फंड किया, यूएन एजेंसीज़ ने फंड किया, सारी फंडिंग इनको बाहर से मिली। उन फंडिंग से इन्होंने जो है ग्रामीण महिलाओं को लोन दिए और
ये माहौल जैसा बनाया कि साहब कि बहुत अच्छा एक कोई माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट चालू कर दिया, जबकि माइक्रो फाइनेंस जो है वर्ल्ड ओवर ये प्रूव हो चुका है कि भाई बहुत सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि वो गवर्नमेंट से बैकिंग अच्छी खासी ना हो। और वैसे भी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस में जो रिटर्न होते हैं, क्योंकि फेलियर्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट रेट्स का जो स्प्रेड होता है उससे कहीं ज़्यादा आता है, तो उसको बार-बार कैपिटलाइज़ करना पड़ता है। वो कैपिटलाइज़ ये अलग विषय है, लेकिन मैं बताऊँ उसको कि गवर्नमेंट को फंड देने पड़ते रहते हैं इसपे। उसको एक तरह से विकास का एक आप कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में उसको बिल करते रहते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ इनको क्यों मिला? क्योंकि ये सीआईए के अमेरिका के एजेंट बन गए थे यहाँ पर। अमेरिका अपने एजेंट्स को इसी तरह से पुरस्कार देके और उनका स्टेटस बढ़ाता है, उनका स्टेचर बढ़ाता है। अब ये आ गए हैं तो इनको ये पूरी उम्मीद है, ये अमेरिका से कह रहे हैं भैया हमें 6 साल चाहिए, मामला सेट करने के लिए। और बीएनपी जमात-ए-इस्लामी के मुँह में लग गया खून। वो कह रहे हैं नहीं, हमें तो तुरंत चाहिए। ऊपर से जो वहाँ पे जो बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्रिंज रेडिकल्स, वो फ्रिंज रेडिकल्स जो हैं मतलब वो जमात-ए-इस्लामी से भी ज़्यादा रेडिकल हैं। उनमें से एक हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम है, लेकिन उनको बाय आउट करने के लिए हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम के एक एकेएम खालिद हुसैन जो पहले उनके नायब अमीर हुआ करते थे। हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम मतलब वो कहते थे कि यहाँ खिलाफ़त होनी चाहिए, खलीफ़त, खलीफ़ा होना चाहिए यहाँ पर। और एक्सट्रीम एंटी हिंदू आइडियोलॉजी और इंडिया हेट्रेड के लिए जाने जाते हैं। तो उनको जो है कैबिनेट में ले लिया। तो तोड़-फोड़ करने की भी मतलब रेडिकल्स में तोड़-फोड़ करने का भी प्रयास कर लिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट भी चल रहा है, जिसको मैंने बताया लेफ्ट रेडिकल से भी, जमात-ए-इस्लामी से भी ज़्यादा रेडिकल जो है। तो ये जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट है, ये कहता है कि साहब कि यहाँ पर तो शरीयत कानून लागू होगा, एक बात। और शरीयत कानून के साथ ये कह रहे हैं कि साहब कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, वो फादर ऑफ नेशन कोई मुजीबुर रहमान कैसे हो सकता है? कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। हमारे फादर ऑफ नेशन जो है वो हज़रत इब्राहीम होंगे। और फादर ऑफ नेशन हज़रत इब्राहीम होने के साथ-साथ कोई भी मूर्ति जो है, वो हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बाहर सड़क पर नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि कुरान में ये दिया हुआ है कि भई हज़रत इब्राहीम जो थे वो पहले थे जिन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी थी। मूर्तियाँ तोड़ने के लिए हज़रत इब्राहीम का नाम आता है। कुरान की 21वीं सूरत जो है उसमें उनका पूरा विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी थी। और उसके बाद जो थे वो जो आपके मोहम्मद साहब थे, आखिरी नबी, वो भी जो है जब काबा में गए तो वो हदीस है उनकी, वो बताते हैं कि भई उन्होंने जो भी वहाँ पे 360 बुत थे उनको एक-एक करके उन पर उनको तोड़ा और ये कहा कि अब हक़ आ गया है और बातिल ख़त्म हो गया है। तो ये तो इनके इस्लामिक नैरेटिव में आता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत अब क्या कर रहा है? तो मैं अभी देख रहा था, मैं बांग्लादेश के काफ़ी इस समय जो हैंडल्स हैं उनको देख रहा हूँ, उनके जो आर्टिकल्स वगैरह छप रहे हैं वो देख रहा हूँ। वहाँ पे जो प्रेस है वो काफ़ी थ्राइविंग है। मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्रेस है वो अभी भी काफ़ी कुछ सही रिपोर्टिंग कर रही है और न्यूट्रल सी रिपोर्टिंग कर रही है, व्हिच इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़, क्योंकि इसके मुकाबले यदि आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो प्रेस है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है। यहाँ पे प्रेस जो है वो अभी भी काफ़ी न्यूट्रल सी दिख रही है और बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर रेडिकलाइज़ेशन का अम, मतान्धता का इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ है और उसके बीच में भी यदि इस प्रकार की सेन रिपोर्टिंग हो रही है, तो फिर निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि भई बांग्लादेश में कोई इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग तो कुछ तो हुई है। प्रेस जो है अभी भी रिलेटिवली फ्री है, अभी भी रिपोर्ट कर रही है। और उसको धमकाया भी नहीं जा पा रहा है। ना जमात-ए-इस्लामी वाले उनको धमका पा रहे हैं, ना सरकार वाले उनको धमका पा रहे हैं। पाकिस्तान में होता तो मिलिट्री का आईपीएसआर का एक फ़ोन जाता, वो चुपचाप होके बैठ जाता। भारत जो है, वो अब यहाँ प्रोएक्टिव रोल प्ले करने का
प्लान कर रहा है, ऐसा समाचार आया है। भारत जो है साइड में बैठ के चुप होके नहीं बैठेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ममता बनर्जी को बता दिया गया, और ममता बनर्जी को बताने के बाद ममता बनर्जी जो है उनका आपका बयान भी आ गया। ममता बनर्जी को ये भी बता दिया गया कि यदि आप राम अरोड़ा बनी तो हम यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा देंगे और नॉर्थ बंगाल अलग कर देंगे। चिकन नेक तो हम सिक्योर करेंगे ही करेंगे, आपकी बदमाशियों से हम अपनी चिकन नेक जो है वो नहीं खत्म होने देंगे। तो अब भारत ने चूंकि प्रोएक्टिव स्टैंड ले लिया है। आज वीएचपी के जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत में, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आलोक कुमार जी हैं, आर के सिन्हा जी हैं, उनका भी बयान भी देख रहा था मैं। वो कह रहे हैं कि भाई बीएसएफ को कह दिया गया है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ में, प्रॉपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के साथ में कोई हिंदू आना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाए। अब इसको मैं अभी वेरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन यदि ये बात है तो ये भी स्वागत योग्य बात है। तो इसलिए ये मत सोचें कि बांग्लादेश में सब कुछ समाप्त हो गया। बांग्लादेश में अभी उनके जब आपसी झगड़े शुरू होंगे तो फिर सभी को बहुत लीवरेज मिलने वाला है, भारत को भी और हिंदुओं को भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।